नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो पीवाईक्यू हम कवर कर रहे थे उसके अंदर फैमिली लॉ के पीवाईक्यू हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो फैमिली लॉ से पहले हम कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कुछ पीवाईक्यू कर चुके हैं, आपका आईपीसी क्रिमिनल लॉज के पीवाईक्यू कर चुके हैं कुछ। तो मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो हम डेली एक एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आप एक सब्जेक्ट से थोड़ा बोर फील ना करो। ठीक है, तो आज फैमिली लॉ क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी आता है फैमिली लॉ, इसमें मैंने देखा है ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। अंडर द हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ए मदर इज, तो हामा आप पढ़ते हो, उसके अंदर कह रहा है कि मदर एंटाइटल करती है क्या वो अपने सन की फैमिली के साथ रहने के लिए, या फिर नहीं करती है एंटाइटल, या मोरली एंटाइटल। देखो लीगल वे में अगर आपको पता हो तो कुछ प्रोविजन है आपके, अगर आप देखोगे हामा के अंदर, उसके अंदर डायरेक्ट सेक्शन में बताया गया है कि आपको अपने पेरेंट्स, आपको अपने वाइफ, इवन डॉटर इन लॉ, ये सब कहीं ना कहीं इनके रिगार्डिंग मेंटेनेंस की जिम्मेवारी होती है। ठीक है, तो मेंटेनेंस के अंदर आपको पता है सारी चीजें आती हैं, फूड आता है, क्लोथिंग आता है, हाउस भी आता है, एंड और अदर एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, आपको पता है अनमैरिड डॉटर के लिए भी मेंटेनेंस देनी होती है फादर को। ठीक है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड अगर हिंदू लॉ में हम बात करें, दोनों के प्रति फादर की जिम्मेवारी होती है मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, एंटाइटल टू लिव अलोंग विद हर सन्स फैमिली। काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपने देखा होगा, एआईबी एग्जाम में भी काफी बार आया हुआ है। नोट ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, तो मुस्लिम लॉ के चार मेजर सोर्सेज हैं, जिसके अंदर कुरान पढ़ते हो आप, ठीक है, शरी आप हदीस पढ़ते हो, इस्मा पढ़ते हो, आप सुन्ना पढ़ते हो, ये चार सोर्सेज हैं आपके। तो कुरान में क्या कहा जाता है, सुन्ना में क्या है, इजमा में क्या है, क्यास में क्या है, आपको पता होना चाहिए। एंड काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो इसमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सा सोर्स आपका मुस्लिम लॉ का नहीं है। नोट ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, तो यहाँ पे जो शरीयत है वही गलत है। ठीक है, बाकी आपका कुरान, हदीस एंड इजमा हमने पढ़ा है, तो सुन्ना आना चाहिए था उसकी जगह। डावर जो मेहर आप पढ़ते हो, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो ये क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको पता ही है शादी के दौरान दिया जाता है, एंड कहीं ना कहीं ये ब्राइड प्राइस नहीं होता है, एंड मेंटेनेंस अमाउंट भी नहीं होती है, ये जस्ट फॉर रिस्पेक्ट फॉर दी वाइफ आपको दिया जाता है। ठीक है, वाइफ का हक होता है पूरा का पूरा। तो डावर क्या होता है, डावर कितने टाइप का होता है, मोस्टली दो टाइप हम पढ़ते हैं इसमें, डेफर्ड और प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछ रहे डावर, लेकिन इससे डिटेल में भी काफ़ी और भी टाइप्स होते हैं इसके, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ कवर करेंगे। छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए डावर के रिगार्डिंग। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड फाइंड करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो अगर आप देखोगे तो ये दास्ताने दास्ताने एंड लिली थॉमस, ये तो बहुत लैंडमार्क केस है, ये बच्चे बच्चे को पता होता है। दास्ताने दास्ताने मेंटल क्रुएल्टी, जो सेक्शन 13 में आप ग्राउंड फॉर डिवोर्स पढ़ते हो, तो एक का 4 एक ही ऑप्शन में है। एंड लिली थॉमस जो आपको कन्वर्जन करके अगर आप शादी कर रहे हो बाईगेमी, मुस्लिम हिंदू से मुस्लिम आके, तो वो बाईगेमी ही मानी जाएगी। ठीक है, तो सी का आपका 1, तो यही ऑप्शन बचता है आपका। इकबाल बानो मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वाइफ, हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह जो आपका आरसीआर सेक्शन 9 उस पे बेस्ड है। तो ये सारे केस आप याद कर लो कौन कौन से लैंडमार्क कंसेप्ट पे या सेक्शन पे बेस्ड है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में काफी बार आता है। अगर आप देखोगे हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे, हामा पढ़ोगे, तो हर जगह लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, कहाँ कहाँ पे किन किन लोगों पे ये एक्ट अप्लाई किया जाएगा। तो इसका सेक्शन 2 है, वहाँ पे साफ लिखा है वैश्यवा, लिंगायत, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना, आर्य समाज, इन पे अप्लाई होगा। एंड लास्ट में अगर आप उसका एक सब क्लोज देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1, जो आपने यहाँ पढ़ा है बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन, ब्रह्मो, प्रार्थना, आर्य समाज, वैश्यवा, लिंगायत, nothing contained in this act shall apply to the members of the any scheduled tribe within the meaning of the clause 25 of the article 366 of the constitution unless the central government by the notification in the official gazette otherwise directs। ठीक है, which of the following is not a ground of dissolution of a marriage under the Hindu Marriage Act। तो अगर आप देखोगे तो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स आप देखते हो 13 में आपको मिल जाएंगे। 13 थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है डाइवोर्स के रिगार्डिंग। इसके अंदर 13(1) एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 13(2) वो वाले ग्राउंड जो केवल वाइफ को मिलते हैं। 13(1) में वो वाले ग्राउंड्स हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों यूज कर सकते हैं डाइवोर्स के लिए।
तो आपको बताना है उनमें से कौन सा ऐसा चार ऑप्शन में से ऐसा ग्राउंड है जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज के लिए यूज नहीं किया जाता है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। तो अगर आप देखोगे नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, यही है आपका सेक्शन 13(1)(a। अगर आप इसका 1 देखोगे पार्ट, वही बता रखा है। इसके अंदर आपका 2 के अंदर आरसीआर का बता रखा है एंड जुडिशियल सेपरेशन का 1 में बता रखा है। प्री एक्ट बाइगैमी बाय हस्बैंड, तो आपको पता हो 1955 से पहले हिंदूज में भी पॉलीगैमी अलाउड थी, ठीक है, एक्ट आने से पहले। तो ये आपको जो ग्राउंड मिलता है 13(2) वाइफ को अगर आप पढ़ोगे वहां पे दिया गया है। रेनन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड 13(1) दोनों यूज कर सकते हैं कि आपने बस सब कुछ संसार से तपस्या में लीन हो गए हो आप, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ग्राउंड बनता है। रिलीजन कन्वर्जन का भी एक ग्राउंड बनता है। प्री मैरिज प्रेगनेंसी ऑफ ए वाइफ आप देखोगे तो ये आपका 12(1)(d), जो आपका 12 है वो वोइडेबल मैरिज के लिए है, ठीक है, उसके अंदर आप ये ग्राउंड पढ़ते हो। तो स्पेसिफिकली रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के जो ग्राउंड है उसमें तो केवल शुरू के 3 ही आपके फॉल करेंगे, लास्ट वाला आपका वही डबल मैरिज का ग्राउंड है, ठीक है। 12(1)(d) बार पढ़ना आप कि आपकी वाइफ जो जिससे आपसे शादी करी है आपको पता ही नहीं था कि ये पहले से प्रेग्नेंट है। अगर कंसेंट से आपने शादी करी है और आपको पता भी था कि वो प्रेग्नेंट है, देन ये ग्राउंड वोइडेबिलिटी के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसके रिगार्डिंग काफ़ी केसेस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर मैरिज, ठीक है। सेक्शन 5 से भाई बहुत क्वेश्चन आता है। सेक्शन 5, सेक्शन 11, सेक्शन 12, ये तीनों ही एक साथ पढ़े जाते हैं। जैसे सेक्शन 5 में आप देखोगे कुछ कंडीशंस बताई गई हैं फॉर ए वैलिड हिंदू मैरिज। इनमें से क्या बता रहा है आपसे कि कौन सी वो कंडीशन नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे तो पहला बता रखा है कि आपका कोई भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। सेकंड में आपका मेंटल कंसेंट के रिगार्डिंग फ्री कंसेंट, ठीक है, इनके बारे में बताया गया। मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताया गया। थर्ड में आपके एजेस के रिगार्डिंग बताया गया। फोर्थ में आपको प्रोबेबिलिटी डिग्री सेपिंडा, फिफ्थ में ये बताएंगे। तो अगर आप वोलेशन करते हो फर्स्ट क्लोज का, अगर वोलेशन करते हो आप फोर्थ क्लोज का, अगर फिफ्थ क्लोज का वोलेशन करते हो तो ऐसी शादियों को वॉइड बोला जाता है एज पर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड्स का खेल है। थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो आपको इन चार में से कोई एक बताना है कि वो कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे वर्ड लिखा हुआ है मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, जो आपका सेक्शन 5 है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो मेंटल कैपेसिटी की है। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है। दीज आर नॉट द सेम कंसेप्ट, ठीक है। तो इसी वजह से हम मेंटल कैपेसिटी को मान लेंगे। बाकी तो आपका डायरेक्ट में दे रखा है सेक्शन 5 में। मेंटल डिसऑर्डर एंड मेंटल कैपेसिटी दोनों ही डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर कहीं ना कहीं रेफर करता है मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग थिंकिंग, मूड, बिहेवियर, while mental capacity is the ability to make informed decision and understand situations, ठीक है। तो मेंटल डिसऑर्डर कहीं ना कहीं आपके बियर एक्ट में भी बता रखा है कि वो वाली बात हम कर रहे हैं ऑफ ए सच काइंड और टू सच एन एक्ट एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ ए चिल्ड्रन, ठीक है, मैरिज के लिए फिट नहीं हो एंड इवन प्रोक्रिएशन ऑफ ए चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करने के लिए भी। तो वहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर बड़ा वर्ड है। मेंटल कैपेसिटी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इससे छोटा वर्ड है। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल दे रखी है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स आप पढ़ते हो सेक्शन 13 में। एंड कहीं ना कहीं आपका इंसेनिटी ये भी माइंड के रिगार्डिंग होता है। एपिलेप्सी ये भी माइंड के रिगार्डिंग होता है। वेनरेबल डिजीज का तो स्पेसिफिकली ग्राउंड दे ही रखा है सेक्शन 13 में। अगर आप देखोगे 13(1)(5) में आपका ग्राउंड दे रखा है हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम द वेनरेबल डिजीज इन ए कम्युनिकेबल फॉर्म। तो अगर हम देखें लेप्रोसी, जो कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड नहीं है, स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, आपका किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसके रिगार्डिंग होती है ना, तो लेप्रोसी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। पेटिशन फॉर ए रेजोल्यूशन ऑफ ए मैरिज बाय ए डिग्री ऑफ डाइवोर्स में बी प्रेजेंटेड if cohabitation is between the parties to the marriage after the passing of a degree of judicial separation। यही जस्ट आपने आज पढ़ा है, फिर से क्वेश्चन आ गया है 13(1)(1)। तो काफ़ी फेमस है, आपको पता होना चाहिए, गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन थ्योरी। ब्रेक डाउन थ्योरी पे बेस्ड होता है आपका सेक्शन 13(1)(a। सेक्शन 13 आपका बेस्ड होता है 13(1) अगर हम बोले तो फोल्ड थ्योरी पे, किसी एक पार्टी की गलती होती है। एंड सेक्शन 13(b जहाँ पे आप डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की बात करते हो, आपसी सहमति से डिवोर्स की बात करते हो, ये बेस्ड होता है आपका म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी पे,
ठीक है, इसीलिए इसका नाम म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी पड़ा हुआ है। तो सेक्शन 13(1)(a) अगर आप देखोगे 1 देखोगे तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 1 ईयर और अपवर्ड है। 13(1)(a)(2) आरसीआर के लिए भी 1 ईयर और अपवर्ड टाइम पीरियड है, तो दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है। 1 और 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया 13(1)(a) क्लोज 1 एंड 13(1)(a) क्लोज 2। लास्ट क्वेश्चन, टू मैच्योर एज ए ग्राउंड ऑफ ए डाइवोर्स। देखो डाइवोर्स से ही काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं सेक्शन 13 से। आपने आज शुरू के 10 क्वेश्चन देखे हैं, 3-4 क्वेश्चन तो डाइवोर्स वाले आप सेक्शन से देख पा रहे हो। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मस्ट कंटिन्यू फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ। तो डिजर्शन का अगर आप ग्राउंड यूज कर रहे हो तो कितने टाइम का एटलीस्ट मिनिमम टाइम पीरियड होना चाहिए कि आपको डेजर्ट किया है आपके पार्टनर ने, जिसको आप ग्राउंड बना के डिवोर्स लेना चाह रहे हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, नन ऑफ दी अबव। तो अगर आप देखोगे तो सेक्शन 13(1) एंड उसके अंदर क्लॉज 1(1)(b) में अगर आप देखोगे दिख जाएगा आपको कि जो टाइम पीरियड है यहाँ पे 2 ईयर्स का दे रखा है। जैसे मैं पढ़ के ही बता देता हूँ, हैज़ डिजर्टेड द पेटिशनर फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। तो मिनिमम यहाँ पे कितना हो गया, 2 ईयर्स का। ठीक है, तो मिनिमम ही पूछ रहा था आपसे, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, आप इन्हीं क्वेश्चंस को जो इनमें सेक्शंस यूज करे गए हैं उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, बस ऐसे प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा तो फैमिली लॉ में तो कोई इशू है नहीं, मतलब पेपर इसका ठीक ठाक आता है, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन बात वही है कितनी चीज़ों को आप याद कर पाते हो, उसमें से कुछ बारीकी से कुछ पूछ लेगा, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो, या फिर और भी कोई आपका पर्सनल डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9350145947, ओनली व्हाट्सअप। ठीक है, व्हाट्सअप आप कर सकते हो इस पर। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।